साथियों नमस्कार। अमर उजाला मुजफ्फरनगर से मैं मदन बालियान आपके साथ हूं। आज हम बात करेंगे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की। जिले की राजनीति में 2009 से पूरी तरह सक्रिय रहे डॉक्टर संजीव बालियान। हरियाणा की छात्र राजनीति में अपना नाम कमाया और इसके बाद 2011 से चरथावल विधानसभा में टिकट की दावेदारी की, लेकिन टिकट मिला विजय कश्यप जी को। विजय कश्यप जी ने चुनाव जीता लेकिन वह हार गए। इसके बाद मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और डॉक्टर संजीव बालियान दंगे के एक मुकदमे में जेल भी गए। यहां उन्होंने लोकसभा की टिकट की दावेदारी की और 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर इतिहास बनाया। इसके बाद उन्होंने 2019 का चुनाव जीता। इस बार तीसरे चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आज हम आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या आपको लग रहा है जी, क्या हार की वजह रही जी? मैंने कल भी बताया था, जो परिस्थितियां थी उसमें मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण और ज्यादा मत प्रतिशत, हिंदुओं का जातियों में बंटवारा, कुछ कुछ हर जाति से टूट के चले गए और मत प्रतिशत का कम होना जी मुख्य तौर पे यही चुनाव के आकलन जो किया है सबने मिलकर पूरी टीम में, उसमें यही प्रतीत होता है। जी जी जी। तो क्या जो चुनाव है हमारा, जो हमारे हिंदू बाहुल्य इलाके थे, चाहे नई मंडी हो चाहे आपका खतौली विधानसभा हो, क्या वजह रही बंटवारे की? देखिए, वजह तो बहुत सी हो सकती हैं जी और उन वजह पे मैं जाना भी नहीं चाहूँगा। जी जी मैं तो एक बात मानता हूँ कि जब मैं यहाँ 10 साल से सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया तो कुछ ना कुछ कारण मेरे से ऐसे हुए होंगे जी कि जिसकी वजह से बंटवारा हुआ। जी चुनाव की मैं किसी दूसरे पे जो हार का आरोप लगाते हैं वो करते हैं, वो कायर होते हैं जी और कम से कम मैं कायर नहीं हूँ। जी जी तो हार को भी गरिमा से स्वीकार करना जी और जो भी कारण रहे हैं वो शायद मैं ही कारण हूँ, मैं मानता हूँ। जी। पूरे चुनाव में आपको ऐसे कौन से व्यक्ति नजर आए? बहुत सारी बातें उठती हैं राजनीति में, सब दल अलग अलग बात करते हैं। क्या आपको कोई ऐसे व्यक्ति नजर आए जो जिन्हें आपको लगता है कि हमारी पार्टी में है और हमारी हार का वजह बन गए? देखिए, हार की वजह मैं फिर बताया, मैं जनता से इस तरह से जुड़ा हुआ था 10 साल में, सबके सुख दुख में। शायद कोई मेरा विरोधी भी कहेगा कि सबसे सक्रिय सांसदों में से एक था और मेरा एजेंडा राजनीति में आने का कुछ बेहतर करना था, अपने जनपद को बेहतर बनाना था। उन 10 वर्षों में राजनीतिक दिशा भी बदली। राजनीति थाना, कोर्ट, कचहरी, तहसील से निकल के एक विकास की राजनीति की बात आई। गांव के स्तर से छोटी सड़कें, नेशनल हाईवे, सड़कों का जोड़ीदार, बिजली व्यवस्था, रेलवे, अलग अलग क्षेत्रों में जो काम हुए, जिस तरह के जो मेरा मकसद था राजनीति में मुजफ्फरनगर को बदलना, उसमें काफ़ी हद तक मुझे लगता है मैं कामयाब रहा। लेकिन 10 साल का समय काफ़ी लंबा होता है समझिए, और कई बार कुछ ऐसे काम भी आपसे होते हैं, कई कार्यकर्ताओं के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी को नाराजगी होती है। और मैं उस बात को अपनी मानता हूँ क्योंकि मैं जनता से सीधा जुड़ा हुआ था। बीच में मैंने कभी कोई मीडिएटर नहीं रखा। मैंने ये नहीं कहा कि भाई आप प्रधान के पास जाइए, प्रमुख के पास जाइए, विधायक के पास जाइए। तो अगर कहीं कुछ लोग नाराज होकर गए हैं या किसी बात से दूसरे पक्ष को वोट दिया है, समाजवादी पार्टी को या बहुजन समाजवादी पार्टी को, तो उसमें मैं अपना ही कहीं ना कहीं वो स्वीकार करूंगा बजाय किसी दूसरे व्यक्ति पर। और जी जी। सरदाना के पूर्व विधायक हैं संगीत सोम, उनसे मतभेद की क्या वजह है? आपको क्या लगा, क्या ऐसी वजह हो गई जो उनसे इतने मतभेद हो गए कि वो चुनाव में जो है इतने नाराज नजर आए? देखिए, जिस तरह से मैं चुनाव हारा हूँ उसी तरह से 2022 में वो चुनाव हारे, बड़े मतों से चुनाव हारे। शायद 22 या 23 हजार वोट से विधानसभा का चुनाव वो हारे थे। तो हारने के बाद हर व्यक्ति को कहना होता है कि मैं किस वजह से चुनाव हारा। मैंने गरिमा से स्वीकार किया कि मैंने खुद के अपने कारणों से चुनाव हारा हूँ। उन्हें लगा कि कोई ना कोई एक नाम आना चाहिए कि इसी वजह से, चूंकि अपनी ईगो शांत करने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसमें उन्हें दिखाई दिया कि मैं मेरा नाम लूँ। जबकि 2017 का चुनाव या 2022 का चुनाव ईश्वर साक्षी है, मैंने पूरी ईमानदारी से उनका 2017 के चुनाव में काम किया और 2022 के चुनाव में पूरी ईमानदारी से काम किया। जितना मेरे में सामर्थ्य थी उतना मैंने काम करने का प्रयास किया। तो मुझे तो लगता है यही कारण है, इसके अलावा कभी कोई ऐसा कारण मुझे दिखाई नहीं दिया कि दूसरे से नाराज किया। जी, जिस तरह आपने 2017 और 2022 में उनके चुनाव में काम किया, क्या 2024 में उन्होंने उसी तरह काम किया? हाँ, उसी तरह से काम किया, बस समाजवादी पार्टी के लिए किया। समाजवादी पार्टी के लिए। तो आपका कहने का मतलब है हरिंदर मलिक के लिए उन्होंने चुनाव? वो तो मदन जी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस लोकसभा क्षेत्र में कि इतनी बड़ी सच्चाई को आप छुपा सको।
एक तो काम करना होता है, एक गरिमा से नीचे जाके काम करना और खुलकर काम करना होता है। कई बार पार्टी में नाराजगी होती है, लोग कम काम करते हैं, लोग ज्यादा जी। काम करते हैं, घर में जी। बैठ के आलोचना कर सकते हैं, जी। लेकिन उनका जो तरीका था काम के साथ साथ न, जिस तरह के बीज यहाँ बोए, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो बीज बोए गए हैं, जो जातीय द्वंद्व की शुरुआत हुई वो यहीं से शुरू हुई, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सविजय नुकसान पहुंचाकर वो गई। जो जातियों में हम बटे, एक हिंदुत्व का मामला था पहले, एक माहौल बहुत अच्छा हुआ, शायद इससे बेहतर सरकार ना प्रदेश में हो सकती ना केंद्र में हो सकती, वो लोग संतुष्ट भी थे दोनों सरकारों से। लेकिन जब हम गए तो जातिवाद का जो बीज, जो जहर कह सकते हैं, जो 2014 में मोदी जी के आने से पहले दूर हुआ था, जिस तरह से जातियों में उत्तर प्रदेश की राजनीति बटी हुई थी, वह प्रयास इन लोगों के द्वारा किया गया। जी। 2022 से और 2024 के चुनाव तक क्या कोई ऐसे प्रयास हुए हैं कि ये मतभेद आपका और उनका दूर हो जाए, उनकी तरफ से या आपकी तरफ से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रयास किसी तरफ से हुआ। 2 साल में कोई ऐसा प्रयास जी। नहीं हुआ, और इसकी वजह रही कि पार्टी को चाहे किसी भी स्तर पर नुकसान हुआ है। एक किसान नेता है ठाकुर पूरण सिंह, जो मुजफ्फरनगर से हैं, और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बहुत सारी राजपूत समाज की पंचायतें की हैं, तो उन्होंने भी भाजपा का विरोध किया है। क्या उसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, मैं नहीं कह सकता, एक नया फैशन चला है कि किसान नेता हों या और अलग अलग नेता हों, उन्हें अपने समाज का नेता बनने का नया शौक पैदा हुआ है। और ये नए शौक, जब आप अपने समाज की राजनीति करना चाहेंगे तो दूसरे के बारे में अपमानित करके, दूसरों को गलत शब्द कह के और तालियां बजवा के शायद वो राजनीति हो सकती है। तो मुझे लगता है ये उसी का ही है कि अपनी जाति के नेता बनने की जो होड़ है, उस होड़ में वो भी शामिल है, कह सकता हूँ। जो पूरा चुनाव 2024 का हुआ है, इसमें भाजपा अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी, चौधरी राकेश टिकैत जी, इनकी आपको क्या भूमिका लग रही है? इनकी क्या? देखिए, मैं इस पर शायद कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि चुनाव हो चुका है और मैं चुनाव हार चुका हूँ। जी। बहुत से विश्लेषण ऐसे हैं, जो जनता करे विश्लेषण वही ज्यादा बेहतर होगा। जी जी जी। जो ये तमाम बातें हैं, क्या आपने भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो चाहे केंद्र का, क्या उन्हें अवगत कराया चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद? देखिए, चुनाव के दौरान तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी सारा मामला है, जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में भी सारा मामला है, और चुनाव के बाद हमारे एक प्रक्रिया है, जिला अध्यक्ष, जिला चुनाव के संयोजक, चुनाव के प्रभारी, ये लोग अपनी रिपोर्ट देते हैं। जी। तो मुझे हो सकता है उन लोगों से भी अभी हो सकता है आगे बातचीत हो, जी। तो जो सत्य है सब वो पार्टी के समक्ष रखें। जी जी। एक बात चलती है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं सरदाना से अतुल प्रधान, उनसे आपकी निकटता है, तो आप क्या कहेंगे जी इस बात? आप उनका गांव और आसपास के क्षेत्र देखिए, जी जी। आपको पता लग जाएगा कि मुझे तो लगता नहीं कि उन्होंने कोई किस तरह की मेरी मदद कभी की हो। जी जी। और ना मैं कभी इसे रिश्ते रखता। मैं पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता हूँ। मैंने यहाँ के भी चुनाव में, जितने मुजफ्फरनगर जनपद में चुनाव, आप साक्षी हैं चुनाव, जी। मैंने अपने सामर्थ्य से काम किया। मैंने हमेशा पार्टी को सबसे ऊपर रखा। जी जी। अगर कभी मौका मिला राजनीति में, तो क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ना भी पसंद करेंगे? नहीं, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। मैंने बहुत लंबा बहुत अच्छा काम किया। मैं चुनाव हार चुका हूँ। जी। मैं हमेशा जनता के बीच में दोबारा जाऊंगा। जी जी। और जनता को अगर मेरे प्रति कहीं सहानुभूति हुई जी। तो उसी तरह से राजनीति करता रहूंगा। विधानसभा का मेरे मन में कभी भी कोई वो नहीं रहा कि विधानसभा में ये मैं चुनाव हारा हूँ। अगर पार्टी आगे मौका देगी तो 2029 से आगे देखेंगे पार्टी का। जी नहीं, ये सवाल इसलिए कि शुरुआत में जब पहला टिकट आपने मांगा था तो विधानसभा का ही मांगा था। जी जी, तो इसलिए मांगा था, लेकिन पार्टी ने 2 वर्ष जी। सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया। पार्टी के नेतृत्व का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमेशा मुझे रहा है। जी। और मैं लोगों के बीच में काम करूंगा। कोई बात नहीं, 5 साल का समय मेरे पास है। लोगों को भी एक तुलना हो जाएगी कि राजनीति कैसी थी, ये जनपद जिसे क्राइम कैपिटल कहा जाता था, ये क्राइम से निकल के कैसे बेहतर बना, ये इस शहर में जहाँ सीए में पूरे बंधक बना हो जिस तरह में खड़ा रहा, तो लोगों को आकलन खुद करने देते हैं। क्या आपको कभी लगा पिछले 10 साल में कि अच्छा हुआ कि 2012 में विधानसभा का टिकट नहीं मिला था? हाँ, ये लगा, मैं सच कहूँ जी। 2012 का जब मैं टिकट मांगा तो विजय कश्यप आज इस दुनिया में नहीं है जी। जब उन्हें टिकट मिला तो मेरे पास मिलने के लिए आए। शायद मैं पहला व्यक्ति था जो उनके साथ पहले दिन खड़ा होकर चला और उनके चुनाव का संयोजक भी रहा और मैंने पूरे दिल से चुनाव लड़ा। शायद वही कारण था मेरे 2014 के टिकट होने में। सबसे बड़ा कारण ये था कि पार्टी के लिए 2012 में मैंने टिकट न मिलने के बावजूद दिल से काम किया जी। सांसद हैं सपा के जो भी चुने गए हैं आपके सामने, हरिंदर मलिक जी, उनका ये कहना है कि आप आकस्मिक नेता है, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हैं। आपका क्या कहना है?
हाँ, हो सकता है उनकी नज़रों में हूँ, वो चूँकि हो सकता है मेरा बैकग्राउंड ना जानते हों। जी मैं छात्र राजनीति में लंबे समय रहा, हरियाणा में आज भी आप कहीं जाकर पूछेंगे दूसरे प्रदेश में, जी तो छात्र नेता के रूप में लोग आज भी मेरी पहचान वहाँ हरियाणा में भी जानते हैं। फिर मैं मेरठ आया, मेरठ में मैंने विद्यार्थी परिषद और छात्र राजनीति में काम किया और यहाँ भी लगातार मैं बचपन से ही राजनीति में हूँ। जी और लेकिन ये हो सकता है, अब वे उनसे पूछिए कि जो पहला टिकट उन्हें मिला था वो किसी रिश्तेदारी की वजह से मिला था या वो कितने सक्रिय थे जी जो पहली बार विधायक बने। हाँ इस क्षेत्र का हर व्यक्ति जानता है कि उनके रिश्तेदार की वजह से उन्हें टिकट जी मिला, जितने सक्रिय होते हैं वो सब जानते हैं। जी जी। तो हरिंदर मलिक जी को क्या सुझाव आप देंगे 5 साल के लिए? कौन कौन से ऐसे काम है मुजफ्फरनगर के जो अब उनके हवाले हैं? देखिए, उन्होंने लगातार विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभाई और व्यक्तिगत आलोचना हो पूरे चुनाव उससे पहले मेरी करते रहे। जी चुनाव में कोई एजेंडा लेकर वो नहीं गए, वो मेरी व्यक्तिगत आलोचना लेकर गए, वो कामयाब भी हुए। जी अब मेरा सुझाव ये है कि चुनाव में हार चुका हूँ, चुनाव में जी जीत चुके हैं, वो सांसद हैं। जी अब जो मुजफ्फरनगर के विकास के लिए कुछ बेहतर कार्य हैं, जी जैसे RRTS हो गया, जी एक नया नेशनल हाईवे हो गया, जी जी आप कह सकते हैं एक पानीपत मेरठ से पानीपत रेल लाइन की घोषणा है जो हो चुकी है, जिसके DPR, ये सब वो हैं जो 50% पर काम पहुंच चुके हैं, पाइपलाइन में है, काम हो सकते हैं, कुछ और बड़े काम है मेडिकल कॉलेज। जी मेरा सुझाव ये रहेगा कि चुनाव है, चुनाव समाप्त हो चुका, अगर वो मेरे से कुछ इसमें सुझाव मांगना चाहते हैं तो मैं सुझाव देने के लिए तैयार हूँ। अब वे मुजफ्फरनगर के विकास के लिए काम करें। मुजफ्फरनगर में जो पहले वाला एक विनाश था, जो चूंकि वो जिस समय पर राजनीति में थे उस समय अपराध बहुत था, व्यक्तिगत काम को महत्व दिया जाता था, विकास की राजनीति नहीं थी। मोदी जी के आने के बाद राजनीति बदली है। अब जब वो चुने गए हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव काम पे ध्यान रखें, डिस्ट्रक्टिव पे न रखें, व्यापारी को ना धमकाएं, इंडस्ट्रिस्ट को ना धमकाएं, गांव के प्रधानों को ना धमकाएं जो उन्होंने शुरू कर दिया है, मैं देख लूंगा, ये राजनीति बहुत हो चुकी है। अब वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो पाइपलाइन में जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है जो हित में है, उन पर काम करें। जब वे उन प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जो मेरा सहयोग होगा निश्चित रूप से मैं उन्हें सहयोग दूंगा। लेकिन अगर विनाश की राजनीति करेंगे और इस तरह से धमकी देंगे तो मुझे हर जगह अपने सामने खड़ा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। मैं अपने कार्यकर्ता के लिए, शहर के आम जनता के लिए कुछ गलत यहाँ नहीं होने दूंगा। जी जी। यूपी और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो कोई ऐसा काम है आपके मन में जो रह गया हो भाई ये काम जिले के लिए होना ही चाहिए लोकसभा? ये वही काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। RRTS मेरठ से मुजफ्फरनगर आनी चाहिए जी। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, एक नई रेल लाइन जो मेरठ से पानीपत है, जो मेरी लोकसभा क्षेत्र से गुजरती है, सरधना दोराड़ा से शुरू होकर सरधना बुढ़ाना एल्लम होती हुई जाएगी, वो होनी चाहिए। एक नया नेशनल हाईवे जो हमें पंजाब और हरियाणा से जोड़ेगा और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, वो होना चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज, ये सब वे प्रोजेक्ट हैं। नई इंडस्ट्रियल जोन होना चाहिए, नई इंडस्ट्रीज आए जिससे मुजफ्फरनगर में लोगों को रोजगार मिल सके। ये वो काम है जिन पर मेरा एजेंडा था कि चुनाव में मैं ये करूंगा चुनाव के बाद, और मैं नहीं कर पाया, ये मैं उनके सुपुर्द करता हूँ। हमारे साथ थे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।